नमस्कार दोस्तों। आज ये कोई दूसरा या तीसरा अवसर है जब हिमाचल प्रदेश के ख्यात कवि एवं युवा आलोचक के रूप में अपनी पहचान बना चुके गणेश गनी जी हमारे साथ हैं। सर, बिंब प्रतिबिंब प्रकाशन के फेसबुक पेज पर पहली बार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका बहुत बहुत आभार अनिल। और हम मित्रों में कोई ऐसी औपचारिकता तो है ही नहीं। आप बिना पूछे, बिना कोई पूर्व सूचना दिए कभी हमें बुला सकते हैं और हम आपस में बातचीत कर सकते हैं। कोई इसमें औपचारिकता है ही नहीं, ना कोई हमको बहुत ज़्यादा कोई इस तरह का कोई तैयारी करके या कोई बहुत अकादमिक भाषण तो हमने करना नहीं है। एक साहित्यिक बातचीत के लिए अनिल भाई आप कभी बुला सकते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस पहले कार्यक्रम में, जो आपने बिंब प्रतिबिंब की बात की है पेज पे, मैं अगर पहली बार आ रहा हूँ और पहला ही कार्यक्रम है तो ये मुझे अच्छा लग रहा है और ये सुखद है। साहित्यिक संवाद के लिए और विशेषकर जब अपने पुरखों को याद करने की बारी की बात आए तो हमारे ख्याल से आप जैसे प्रबुद्ध जनों से किसी प्रकार की तैयारी की जरूरत नहीं भी होनी चाहिए और आप उसमें सक्षम भी हैं। मैं भी ये सोचता हूँ कि निसंदेह वर्तमान समय में आपके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वह प्रशंसनीय है। दोस्तों, गणेश गनी सर कविता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से कविता की उर्वरता को कायम रखते हुए आलोचना की नवीनता और परिवर्तनशीलता पर भी निगाहें टिकी रही इनकी, और बड़ा अच्छा प्रयोग रहा कि पहले भी मैं ये बात कहता रहा हूं और आज भी इस प्लेटफॉर्म पर मैं ये बात कह रहा हूं कि जिन रचनाकारों पर बड़े बड़े संस्थानों, बड़े बड़े आलोचकों, संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में भयंकर चुप्पी थी, उन रचनाकारों पर न सिर्फ इन्होंने संवाद किया अपितु उनके कविताओं में छुपे निहितार्थ को पुस्तकाकार दे करके व्यापक हिंदी समाज में भी उतारने के साथ साथ जो प्रतिनिधित्व ऐसे कवियों को मिला, अगर मैं गलत नहीं हूं और आप भी थोड़ी बहुत क्षमता अगर मूल्यांकन का रखते हैं तो आप ये देखिए कि वे बहुत दिनों तक उजाले में ना आ पाते। मैं ये बहुत बड़ी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रशंसा करने से चूक भी इसलिए नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि ये जिम्मेदारी का काम है। और अकादमिक नॉन अकादमिक जगत में जहां सभी अपने झोले अपने वाद लेकर चल रहे हैं, वहां गनी सर आपका यह प्रयास निसंदेह एक नई भूमिका लिखा है, एक नई दुनिया से हम सबको परिचित कराया है। इसके लिए भी बहुत बहुत आभार और हम चाहेंगे कि यह सक्रियता आपकी निरंतर बनी रहे, कविता की उर्वरता भी और आलोचना की नवीनता भी। तो विषय है आज का कि ये प्रेमचंद कौन है। तो कोई यह बड़ी गजब की स्थिति रही पिछले वर्षों से, जब से मैं साहित्य जगत को जानने लायक हुआ, और इधर फेसबुकिया मंच पर तो पिछले 3-4 महीने से ऐसी धमाचौकड़ी मची कि कोई उनका चप्पल ढूंढ रहा है, तो कोई चूल्हा देख रहा है कि उनके यहाँ बना क्या था, कपड़े का रंग ढूंढा गया उनके यहाँ, मुंशी प्रेमचंद के यहाँ जूते देखे गए, खंगाले गए कि वो जिस समय लिख रहे थे उस समय जूते कैसे थे, पहनावा ओढ़ावा से लेकर के लोगों ने यहाँ तक पूछा कि जिन पात्रों का सृजन किए क्या उनके आसपास कहीं वे पात्र मौजूद हैं। यह कहने को तो यह एक गंभीर आलोचकीय काम कहा जाता है, लेकिन सही मामले में यह भारतीय समाज की दारिद्रता ही है कि जिसको विचारों से आंकना चाहिए, जिसकी नाप तोल वैचारिक उर्वरता के माध्यम से किया जाना चाहिए, उनकी नाप तोल क्षुद्रता और संकीर्णता में फंस कर की जा रही है। तो आपको यह सब जब हो रहा था, निसंदेह आप हमसे
ज़्यादा अनुभवी हैं इस क्षेत्र में सर, लंबे समय से आप सक्रिय हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति से लेकर साहित्य की राजनीति तक को आपने देखा परखा है। तो जब मेरे जैसे युवा इतने विचलित और बेचैन थे, तो आपके हृदय पर क्या गुजर रही थी जब लोग प्रेमचंद के यहाँ सेधमारी कर रहे थे? जी सर। जी अनिल, जैसे कि हाँ हाँ। ये जो चर्चा चली अनिल, जी और इसके ऊपर जो हुआ फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया पर, तो उस वक्त मुझे लगा कि कुछ चुप्पी साधनी चाहिए, चुप रहना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा तो है नहीं हिंदी साहित्य, और हिंदी के विद्यार्थी भी नहीं रहे, और कोई जी ऐसा इस तरह का योगदान भी नहीं रहा। तो मुझे लगा कि जो लोग कह रहे हैं उनको सुना जाना चाहिए। जी लेकिन मैं आप अनिल एक बात कहना चाहता हूँ, पिछले दिनों मुझे जब बनारस जाने का मौका मिला तो मुझे लम्ही जाने का भी बड़ी इच्छा थी, और उस दौरान मैं लम्ही गया। जी तो एक ऐसा व्यक्ति जो 1880 में पैदा हुआ और 1936 में जिनकी मृत्यु हुई, उस ज़मीन पर जब मैं गया तो मुझे एक अलौकिक सी अनुभूति हुई जी कि जिनकी कहानी ईदगाह हमने बचपन में पढ़ी थी, बिल्कुल जब हाई स्कूल में हम लोग थे तो हमने वो ईदगाह कहानी पढ़ी थी, और जी जब कॉलेज के दिनों में हमने निर्मला इनका उपन्यास पढ़ा था। और बस इतना ही हम उन दिनों मुंशी प्रेमचंद को जानते थे, लेकिन मुंशी प्रेमचंद हमारे लिए एक देवता की तरह थे, क्योंकि जी हम उन दिनों लगता था कि ये कौन है जो इस तरह के लिख सकते हैं। हम वास्तव में लेखकों और कवियों को बहुत बहुत बड़ा मानते थे, मतलब एक देवता की तरह हम उनको समझते थे, और अब भी समझते हैं। जी ये जो बवाल खड़ा किया गया है सोशल मीडिया पर अनिल, ये शायद मुझे लगता है कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। उदाहरण क्या, एक हमारे समाज में भी और आपके मैदानी इलाके के समाज में भी आपने देखा होगा कि जब जी कोई आदमी किसी से परेशान होता है, तो जब उसके दुख दर्द बढ़ जाते हैं तो वो तांत्रिक के पास जाता है, जी और तांत्रिक से अपना इलाज कराना चाहता है कि मुझे ऐसी-ऐसी समस्या आ रही है जीवन में, मेरा विकास नहीं हो रहा है। तो तांत्रिक जी कहता है कि आपका कोई ये दुश्मन है, जी इसको ठीक करना पड़ेगा उस दुश्मन को। जी तो होता क्या है कि तांत्रिक तो उस दुश्मन को सामने ला नहीं सकता, ना उसको पकड़ सकता है। तो वो तांत्रिक अपने तंत्र के माध्यम से, अपने जो उसका प्रयोगशाला है, वहाँ जी बैठकर एक सूक्ष्म रूप में एक मानव की रचना करता है। एक मूर्ति जी बनाएगा आटे की या कपड़े की, छोटा-सा, और उस व्यक्ति को कहेगा कि यही तुम्हारा दुश्मन है, जिसको मैं यहाँ आकर कीलूँगा, उसको चोट जी पहुँचाऊँगा, जी और जितनी चोट पहुँचाऊँगा, यह चोट आपके दुश्मन को भी वहाँ लगेगी। जी तो जो हिंदी साहित्य के जो तांत्रिक रूपी जो कवि और साहित्यकार हैं, इनको जी अब कुछ नहीं सूझ रहा है। ये मुंशी प्रेमचंद तक तो पहुँच नहीं सकते। मुंशी प्रेमचंद के लेखन के 1% के बराबर भी इनके पास लिखा हुआ नहीं है। तो ये क्या चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं कि उसका वही एक मिनी स्वरूप तैयार करके, अपने जी मन में एक उनकी छवि बनाकर, उसको समाज के सामने पेश कर रहे हैं और उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इन तांत्रिक रूपी साहित्यकारों से और कवियों से कहना चाहता हूँ कि इससे मुंशी प्रेमचंद का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। उन्होंने जी जो हिंदी साहित्य को दिया है, वो उसकी कोई तुलना नहीं है, और हम जैसे लोग उसका 1 आध % तक भी पहुँच पाएँ, तो हमारे लिए उपलब्धि होगी। अब आप देखिए, उनकी रचनाओं की अगर हम बात करें, तो आज के जो आलोचक हैं, जो आलोचना कर रहे हैं जी कि मुंशी प्रेमचंद के रचनाओं में ये कमियाँ थी, उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया। तो ये जी ठाकुर का कुआँ वाली कहानी जब हम पढ़ते हैं, तो हाँ, वो आपको खुद समझ आएगा कि ठाकुर के कुआँ में क्या लिखा गया है। 2 जी बैलों की कथा है ना जी? ईदगाह है, पूस की रात है। ये बहुत सारी जी कहानियाँ जो ऐसी हैं, जिनके ऊपर बात हो सकती थी, और जिनका पुनर्पाठ लोगों ने किया, और बहुत जी समझदार लोगों ने उनका खंडन भी किया अनिल। तो हम्म मुझे लगता है कि ये अपना अपने आप को स्थापित करने के लिए एक बड़ा रचनाकार के ऊपर ये जो आक्रमण कर रहे हैं, और इसमें इनको खुद मुँह की खानी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। ये चर्चा में बने रहने मात्र के लिए बिना सोचे समझे और एक खास रणनीति के तहत किसी रचना कर्म को नकारना मेरे ख्याल से किसी जिम्मेदार व्यक्तित्व की हत्या करने के बराबर है। प्रेमचंद जी को जितना भी पढ़े हैं, उनमें कौन सा ऐसा पात्र रहा है जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया हो और आपको लगता हो कि ऐसे पात्र हमारे यथार्थ समाज में हैं, अगर नहीं है तो होना चाहिए, ताकि जो संवेदना है वो निखर करके जन जन तक पहुंच सके?
अनिल, सबसे पहली कहानी मुझे याद है कि मैंने मुंशी प्रेमचंद जी की पढ़ी थी, ईदगाह। और ईदगाह का जो हामिद पात्र है वो हमेशा अपने स्मृति में रहेगा। और हामिद के इस पात्र के द्वारा जो कथाकार ने ये बाल मनोविज्ञान पर जो बात की गई है वो कमाल की है। ईदगाह के करीब पहुंचने वाली को कथा आज तक लिखी गई, आप बताएं। मैं अभी के कहानीकारों की बात कर रहा हूँ। हालांकि पुराने कहानीकार बहुत हैं जो मुंशी प्रेमचंद जी के समकालीन हैं, उनके बाद के हैं। वो बहुत लोग हैं जिनकी अच्छी अच्छी कहानियां भी हैं, जिनकी हम तारीफ करते हैं। लेकिन जो ये जो चर्चा उठा रहे हैं हिंदी साहित्य में, जो कह रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद की वो उसमें रचनाओं में कमजोरी है, ताकतवर नहीं है, या उनके ऊपर ऊल जलूल किस्म के आरोप लग रहे हैं, उनकी अपनी रचनाएं कहाँ खड़ी होती हैं? उनकी कोई एक रचना भी ऐसी है जो ईदगाह के करीब पहुंचती हो, या उस तरह के पात्र उन्होंने कोई गढ़ने की कभी कोशिश की हो? ऐसे बहुत सी कहानियां और भी हैं। ठाकुर हुकुमा में देखें आप, कैसे जातिवाद के ऊपर किस तरह से बात की गई है। दो बैलों की कथा में देखो आप, कुछ किसानों के जीवन के ऊपर बात की गई है। पूस की रात आप कहानी देखें, और एकदम से मुंशी प्रेमचंद जी को नकारना तो मैं कहता हूँ कि महामूर्खता है, बेवकूफ़ी है। हिंदी साहित्य के इतने बड़े साहित्यकार के अगर आप इनकी जो कोटेशंस हैं, जो इनके वचन हैं, उनको ही पढ़ेंगे तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। जीवन परिवर्तन करने वाली बातें हैं। एक बहुत मशहूर उनका वो कोटेशन है अनिल, कि साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि राजनीति के आगे मशाल है, मशाल है जी। मिसाल दिखाते हुए चलने जी वाली सच्चाई है। जी अब इससे जी बड़ी और क्या बात हो सकती है अनिल? ये उन दिनों की बात है अनिल, जब ये 1880 के बाद की बात है, और आज़ादी से पहले के लेखक हैं ये। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो इनके पात्र थे, और निर्मला का जो उपन्यास, छोटा उपन्यास निर्मला, जो हमने बीए के जी वक्त पढ़ा था, जी इसमें जी महिला की संवेदनाओं पर और उसकी जो मुश्किलें हैं उनके ऊपर कितनी गहराई से बात की गई है। जी। जी। इन्होंने पंच परमेश्वर में खाला के माध्यम बिल्कुल। से बात कहलवाई थी कि हम्म। बिगाड़ के डर से ईमान की बात न करोगे बेटा। क्या तो बात जब है। ये इस वाक्य को जब मैं याद कर रहा हूं, तो इसके जरिए आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि दो प्रश्न है सर यहाँ पे। एक प्रश्न कि क्या प्रेमचंद होने के लिए खून पसीना बहाना जरूरी है? दूसरा कि वे अपने ही नाम को सुरक्षित रखने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? बड़ी अजीब बात है, बहुत दुखद है। जी ये इतनी अजीब बात है अनिल कि इस मारा मारी में बरसों से बहुत लोगों ने प्रेमचंद के साहित्य से प्रभावित होकर उस तरह की कहानियां लिखने की कोशिश की। जी उनकी कहानियों से प्रभावित होकर लिखने वाले लोग आज कहाँ खड़े हैं? उनका नामो सही निशान तक नहीं है। सही बात। कोई नामो निशान नहीं है। तो इस बात को देखकर हमें समझना चाहिए कि ये कोरी बकवास है, और प्रेमचंद के नाम के बजाय अपना नाम और ये प्रतिभा का काम है। जैसे मेरे जी दागिस्तान में रसूल हमजा तोप कह रहे हैं कि कविता लिखना, कहानी लिखना प्रतिभा का काम है। और ये कोई रियाज कर करके, अभ्यास कर करके लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद ना बन सकते, ना बनेंगे। और मुंशी प्रेमचंद एक ही था, वो एक ही रहेगा। जी जहां तक हो सके हमें अपने प्रयास करने चाहिए। मैं कहता हूँ लोक कथाओं के माध्यम से लोग कहानियां लिखते हैं। विजय दान जैसा देखिए आप, राजस्थान के लोग से जी उठा कर उन्होंने कुछ चीजें ली और बड़ा छप काम छप किया छप छप उन्होंने। बड़ा काम किया। उन्हें कोई नाम की कोई परवाह नहीं थी। तो ऐसे लोग भी हिंदी साहित्य में हुए हैं। अमरकांत हुए हैं, और ये भुवनेश्वर हुए हैं, भेड़िया कहानी जो उन्होंने गजब लिखी है। गजब और गजब। ये गुलेरी जी, दूर जाने की जरूरत नहीं है, गुलेरी जी की कहानी देखिए आप, उसने कहा था। तो ऐसे बहुत लोग हैं। शेखर जोशी की कहानी देखिए आप, कोसी का गजब। घटवार। बहुत बढ़िया कहाँ बहुत हो बढ़िया। सकते हैं इनका मुकाबला? नहीं है। हम तो कविता के आदमी है, लेकिन हमको कहानियों से बहुत लगाव है। हम लिखते कविता है, पढ़ते कहानी है। कहानी पढ़नी चाहिए, क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? तो ये बिना उसके तैयारी के ऊल जुलूल लिखने वाली बातों से प्रेमचंद का कोई बाल भी बांका नहीं होगा। वो एक ऐसी धरोहर हमको दे के गया अनिल, कि जिसको अभी कई सालों तक जिसको याद रखा जाएगा और पढ़ा जाएगा। हमारे अकादमिक जगत में एक बहस चलती है। बहस ये चलती है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रेमचंद बहुत समय तक आदर्शवादी रहे। दूसरा वर्ग कहता है कि ये यथार्थवादी थे। तो एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद रहा, यानी आदर्श की तरफ झुका हुआ यथार्थवाद। अब चौथी धारा हिंदी साहित्य में एक
आदर्शवाद है, यथार्थवाद है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। कहानी में आजकल एक देहवाद चल रहा है। देहवाद से थोड़ा बहुत आप परिचित भी होंगे। तो आइटम सॉन्ग की तर्ज पर आइटम कथानक को भी तरजीह दिया जा रहा है आजकल, और लोग कह रहे हैं कि कहानी की मांग है तब हम ऐसा दिखा रहे हैं। अब आप देखें तो वो गीत की तो उनकी आयु कितनी होती है? उनकी आयु बिल्कुल कम होती है। वो एक थोड़े दिन चलता है और उसके बाद लोग उसको भूल जाते हैं। हिंदी साहित्य में जिन इन लोगों ने, जो कलावादी लोग हैं, जो और लोग हैं जो ये इस तरह के काम कर रहे हैं, चाहे वो लेखिकाएं हों, चाहे वो लेखक हों, बड़े लेखक हों, उनको दे के आसपास घूम कर वो सोचते हैं कि एक चमत्कार पैदा करेंगे, लोग पढ़ेंगे। लेकिन आजकल पाठक बहुत समझदार है, वो तुम्हारे दे दू के चक्रों में पड़ने वाला नहीं है, वो तुमसे आगे की सोचता है। आज पाठक को उस कविता और कहानी से कोई मतलब नहीं है। और ये जो लोग बैठे हैं, ये इनको नए पाठक इनको कहते हैं कि ये बहुत पुराने हो चुके, तुम्हारी सोच बहुत पुरानी है। ये बड़ी अजीब बात है। इन लोगों ने अपने आप को अपडेट ही नहीं किया। इनको तो फेसबुक के माध्यम से नहीं, मंचों पर इनको नंगा करना चाहिए। इन ऐसे लोगों को जो इस तरह घटिया साहित्य परोस रहे हैं और हमारी पूरी युवा पीढ़ी को ये भ्रमित कर रहे हैं अनिल। ये आइटम नंबर की तरह डालकर ये बहुत देर तक रहेंगे नहीं, हालांकि बहुत देर तक रहेंगे नहीं। हमारे साथ बहुत वरिष्ठ लोगों की बातें भी होती हैं, वो कहते हैं यार ये पूरा पहरा कौन पढ़ेगा, इसमें तो एक लाइन भी पढ़ी नहीं जा सकती। तो ये जो है, ये पूरा घराना होता है ना संगीत में, घराना, ये एक बड़े साहित्यकार का घराना चला रहा है इस तरह का लेखन, और ये बहुत जल्दी खत्म होगा। अभी अभी आपने वो जो पंच परमेश्वर की लाइन दोहराई ना कि हाँ बिगाड़ के दर से के ईमान की बात नहीं करोगे। जी जी। जो बदतमीज किस्म के लोग हैं ना अनिल, जिनको मैं बदतमीज कहता हूँ, हाँ मुझे हाँ तो ये 100-150 कवियों पर भी लिखने के दौरान मुझे बहुत चीजें पता लगी कि ओहो तुम तो बहुत धूर्त किस्म के लोग हो। और ये बदतमीज किस्म के लोग जो हैं, ये अपने आसपास के समकालीनों की तो उसके ऊपर बात नहीं करते, किसी के खिलाफ बोलने की एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता है। और जो बेचारे मर गए हैं, जो इतिहास बन गए हैं, मुंशी प्रेमचंद जैसे लोग, उनके खिलाफ ये बोलेंगे क्योंकि इनको मालूम है मुंशी प्रेमचंद तो जवाब देंगे नहीं। अच्छा, ये जो बदतमीज शब्द आपने अभी अभी प्रयोग किया, ये कभी कभी मैं जब आप अपनी बहुत भाषा के लिए खींचते हैं, जब बहुत खींच उठती है, बहुत परेशान होते हैं, तभी प्रयोग करते हैं, या कभी कभी शौकिया भी कर लेते हैं? अगर नहीं बोलेंगे तो असर नहीं पड़ेगा। सही बात। अब क्या फर्क पड़ेगा उसको? आदरणीय लगाकर, प्रोफेसर लगाकर, श्रद्धेय लगाकर कहेंगे कि जी आपका लिखा तो अच्छा नहीं है पर आप व्यक्ति अच्छे हैं। मैं तो कहता हूँ कि व्यक्ति घटिया है तुम, सही बात है। से घटिया साहित्य लिख रहे हो। और ये हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते अनिल कि रचना पर बात होनी चाहिए जी, और रचनाकार पे बात व्यक्तित्व ना नहीं। करें। जी अरे जी। तो कमाल है, एक रचनाकार बहुत बेहुदा है, उसका कथनी और करनी में, सोच में बहुत फर्क है, तो उसके ऊपर क्यों नहीं बात हो? क्यों नहीं बात हो? जी मैं तो मंचों से बात करूंगा। और ये वो बात नहीं करते जो जो बिगाड़ के से डरते हैं कि उनको पुरस्कार मिलेगा, क्या पता उनको रचना कहीं छप जाए पत्रिकाओं में। हमको अनिल क्या जरूरत है, हम फक्कड़ किस्म का आदमी है, हमारे छपे ना छपे हमको क्या लेना है, हमको पुरस्कार बिल्कुल से क्या सही। मतलब बाबा, है कि बिल्कुल नहीं है? सही। हमको दिल्ली से क्या मतलब है? हमको दिल्ली ने कभी नहीं बनाया हुआ है, या उन आलोचकों ने हमको कभी नहीं बनाया हुआ है। उन जो अब देखें आप, नामवर सिंह और ये मैनेजर पांडे के बाद किसी ने आलोचना में को नई स्थापना दी है? ये जो ये प्राइवेट सेक्टर के जो आलोचक हैं, निजी प्राइवेट आलोचक जो सेक्टर के संस्थाओं आलोचक जी। हाँ, जी। तो उन्होंने कोई नामवर सिंह की तरह कोई स्थापना दी, कोई नए प्रतिमान स्थापित किए, तो उनका लिखना व्यर्थ है। इसके लिए कोई बोलता नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी किताब पे भी लिखेंगे यार कल को, इसलिए चुप रहो। पीठ पीछे बहुत लोग बोलते हैं अनिल, मैं बताऊं आपको, पीठ के पीछे बहुत लोग बोलते हैं। बात समझने और जानने की दृष्टि दी है, और अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? सवाल ये है। ब्रेख्त की पंक्तियां हैं कि वे ये नहीं पूछेंगे कि वह समय अंधकार का क्यों था, वह ये पूछेंगे कि उस समय के कभी चुप क्यों थे। चुप क्यों थे? बिल्कुल सही है। अरे आलोचकों से थोड़ी कभी बनेगा, आलोचकों से थोड़ी कोई कथाकार बनेगा। आलोचक तो कथाकार और कवि और पाठक के बीच का सेतु है। वो तो नहीं, हमारी बात को नया एंगल देकर पाठकों तक पहुंचाएगा, आलोचक बेचारा, और हमारी आलोचना करेगा। आप आलोचकों को ललकार कर कहीं अपने खिलाफ चुनौती तो नहीं खड़ा कर रहे हैं? मुझे फर्क क्या पड़ना अनिल मेरे पर कौन सा कोई लिखने वाला है? और कहानी के क्षेत्र में तो और भयंकर अकाल पड़ा है। मैं वही कह रहा हूँ, अगर कोई आलोचक नहीं मिलता तो कवियों को खुद लिखना पड़ेगा, अपने समकालीनों पर लिखो। हाँ कहानीकारों को खुद लिखना पड़ेगा, अपने समकालीनों पर लिखो। अनिल मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा, फिर मैं नाम नहीं दूंगा आज आपके साथ में बातचीत में, एक नाम भी नहीं लूंगा, जी लेकिन आप मेरा इशारा समझना। जिन हाँ लोगों ने अपने समकालीनों के ऊपर बात नहीं की है, जिन लोगों ने अपने समकालीनों को
के ऊपर आकर एक शब्द नहीं बोला है, उनके आप फेसबुक पेज पर जरा चक्कर लगा के आना, 2-3 लाइक होते हैं, एक आध कमेंट होता है। मैं बहुत लोगों को ऐसे देख रहा हूँ, कवि जो बैठे हुए हैं, जो प्रोफेसर भी हैं यूनिवर्सिटीज में, मैं उनके फेसबुक वॉल चेक करता हूँ, अनिल उनके पास एक पाठक नहीं है। हम कौन होते बोलने वाले? जी जी जी। कोई अगर उनसे मांग ले तुम अपनी रचना दिखाओ भाई, अभी जो फेसबुक पे जो बवाल हुआ है, अगर कोई मेरे जैसा आदमी उसी कहीं उसमें होता कार्यक्रम में, तो मैं कहता भाई आप अपनी रचना में दिखाओ, अपनी रचना पढ़ो जरा, मुंशी प्रेमचंद की कथा भी पढ़ना, अपनी भी पढ़ना, फिर हम कंपैरिजन करेंगे तुम में कितनी ताकत है। अच्छा, अभी अभी यह चुप रहने का वक्त नहीं है, एक पुस्तक का संपादन, काव्य संकलन का संपादन किया है युवा कवि आलोचक राहुल देव जी ने। उनकी एक मजेदार टिप्पणी आई है कि एक नई प्रजाति उन्होंने खोज लिया है आलोचना का। उन्होंने एक मजेदार टिप्पणी की है कि कुछ आलोचकीय प्रकाशकीय आलोचक भी हैं, प्रकाश के आलोचक भी है। हाँ। प्रकाश की आलोचक भी हैं। अब ये नई प्रजाति अभी अभी राहुल देव जी के माध्यम से मुझे सुनने को मिल रहा है। मुझे प्रेमवत जी की एक बात याद आ रही है अनिल, की उन्होंने कहीं लिखा हुआ था, मैं उनका आलेख पढ़ रहा था, उसमें कहा था कि रचनाकार की हत्या कैसे होती है। एक तो उसके अंदर का रचनाकार सूख जाता है धीरे धीरे, और एक हत्या जो बहुत ही आजकल बहुत प्रचलन में है, यदि किसी रचनाकार को मारना हो तो उसकी तारीफ कर दो झूठी। एक कमजोर रचनाकार को, एक जिसकी संभावना थी अभी आगे बढ़ने की, उसकी रचनाओं की तारीफ कर दो, पुरस्कार दे दो, आलोचकों से उसकी तारीफ करवा दो, प्रशस्ति गान करा दो, तो उसकी हत्या वैसे की वैसी हो जाएगी। ये इतना क्रूर समय है, इसलिए अनिल हमने वो दूरी नहीं बनाई है। अब मेरे पास मैंने 100 के आसपास कविताएं लिखी हैं, अब कई बार मन करता है उनको फाड़ के फेंक दो, बहुत हो गया, कितना लिखा आदमी। 1.5-2 साल से मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। हम कविताओं को पढ़ते हैं, कहानियों को पढ़ते हैं, उन पर बात करते हैं। आज आपने जो पंगा ले लिया ये वाला फेसबुक का, तो फिर मैं थोड़ा बहुत अब कहानियाँ पढ़ूंगा रात को बैठ के, कल से मैं और कहानियाँ पढ़ूंगा। तो ये लोग ये पढ़ते नहीं है। आप जिससे भी बात करें वो अपनी रचना के सिवाय दूसरों की रचना पे बात ही नहीं करता है। जो श्रोता होते हैं ना अनिल, वास्तव में जब आप 5-10 कार्यक्रम के बाद जाएंगे ना, उन्हीं श्रोताओं में से 5-10 कवि और बन जाते हैं। जो हमारे आयोजक होते हैं वो श्रोताओं को कवि बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जो श्रोता थे वो तीसरे चौथे कार्यक्रम में कविता लिख के आता है, उसका नाम लिस्ट में होता है कि ये भी कवि बन गया। मैं कहा यार, तो तीन कार्यक्रम पहले तो ये श्रोता था, कहते नहीं ये भी संभावनाशील है। जी जी। तो मैंने जो 8-10 सालों में देखा, सही, 3 कार्यक्रमों तक श्रोता था, चौथे कार्यक्रम में कवि बन गया। और जो पहले श्रोता थे और आज डेट में कवि बन गए, फिर हम श्रोता बनने लायक नहीं रहे, हम अब जाते नहीं उनके कार्यक्रम में। क्योंकि हम क्या करेंगे बताओ। तो आयोजकों ने, जो आयोजक थे ना, आयोजक, उन्होंने उन श्रोताओं को भी कवि बना दिया। और जो कवि नहीं बन पाए ना, वो पत्रकार और कहानीकार बन गए। गजब 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 की बात हो गई है। तो सुनने में चला गया मामला। तो इसलिए वो जो जिसकी आप बात करें कि आम आदमी तक कविता पहुंचेगी, तो ये कौन पहुंचाएगा आम आदमी तक? ये वो खुद ही बन गए। जो पहुंचाने वाले लोग थे, जिनको हम पाठक समझते थे, श्रोता समझते थे, वो तीसरे चौथे पांचवें कार्यक्रम में कवि बन गए यार वो। हाँ, मेरे यहाँ तो बहुत एग्जाम्पल है हिमाचल में, उधर पता नहीं आपके उधर पंजाब में। राहुल देव सर ने एक बात और गजब की कही कि दिल्ली लखनऊ में कवि ही श्रोता है और श्रोता ही कवि है। तो वही आप बोले, कन्वर्जन हो गया। राहुल ने उसका इतिहास नहीं जानका है। जो कवि श्रोता हो गए, जो श्रोता कवि, तो वो पहले तो श्रोता थे, बाद में कवि बन गए। 50 सालों में बेशक बने होंगे। घर वापसी, मतलब घर वापसी कर लिए एक दूसरे के साथ मिलकर के। अब सुनिए बात, प्रेमचंद की रचनाएं पुरस्कारों से ऊपर हैं। उनको साहित्य अकादमी या ज्ञानपीठ या वो कवि नहीं बनाएंगे, कथाकार नहीं बनाएंगे किसी को। ये तो एक ऐसी राजनीति है। और अनिल एक बात बड़ी, एक और भी मैंने देखी है, मैं अब थोड़ा बहुत जानना शुरू हो गया है साहित्य की राजनीति में, कि जिन लोगों को पुरस्कार मिला आज कहाँ हैं वो? कहाँ गए वो ज्ञानपीठ वाले? कहाँ गए वो साहित्य अकादमी पुरस्कार वाले? ये प्रेमवत जी की मुझे बात याद आती कि ये हत्या है उनकी भी एक किस्म से। पुरस्कार दे दिया, खत्म। तो ये पुरस्कारों वाला राजनीति शुक्र है कि प्रेमचंद के ज़माने में शायद नहीं रही होगी, या रही होगी तो उस वक्त उन्होंने नकार दिया होगा। पता नहीं क्या हालात थे, हमको क्या मालूम। अनिल 1880 की बात है ये, तब वो पैदा हुए, 1936 तक उनका जीवन चला।
अगर मैं शायद सही हूँ तो इनके जन्म और मृत्यु के बारे में। तो इस समय काल में कैसा समय था, ये हम गुलाम थे, पूरा भारत गुलाम था। तो ये पुरस्कारों की राजनीति में शायद तो अनिल मेरे ख्याल से बहुत बहुत बात की है, ये बहुत बात की राजनीति है। पुरस्कार मिलना चाहिए अनिल, पुरस्कार मिलना, देखो अगर योग्य व्यक्ति को पुरस्कार मिलेगा तो उसमें कौन इनकार करता है भाई, इसमें परेशानी क्या अच्छा, बात है। दिक्कत की बात यह है कि पुरस्कार वापसी गैंग भी आजकल नहीं दिखाई दे रहा है। वो अब गायब हो चुका है, वो कब आएंगे? विलुप्त हो चुका है। वो जब जब उनको पुरस्कार नहीं मिलेगा, अगला पुरस्कार, तब आएंगे वो। अच्छा। ये पुरस्कार, हाँ, वो पुरस्कार वापसी का मतलब ये होता है कि हमको बड़ा पुरस्कार क्यों नहीं मिला, इससे बड़ा। ओ, आप समझते नहीं बात। हाँ, मतलब ध्यान तो जब आकर्षण प्रस्ताव। तो ये अभी वल्लभ सर ने फिर कहा है, पता लगे तो बताना कौन थे प्रेमचंद। अब ये 31 तारीख भी बीत गई है, जन्म दिवस भी मना लिया गया, जयंती भी मना ली गई है, अभी तक तो नहीं पता चला। पता चलेगा तो इसी फेसबुक पे हम लोग फिर उपस्थित होंगे। अच्छा सर, ये एक बिल्कुल। बात जो रह गई थी, जिसका होना जरूरी था, ये सब तो चल ही रहे हैं, ये लाइव लूव भी चलता रहेगा, हम आप भी आते जाते रहेंगे, हमारे आपकी तरह ही बहुत से लोग आते जाते रहेंगे। अगर कुछ वाकई काम करना हो, जो श्रोता लोग सुन रहे हैं या आगे चलकर जो सुनेंगे, या जब ट्रांसक्रिप्ट होकर के किसी मैगजीन वगैरह में आएगा तो लोग पढ़ेंगे भी, तो अगर अभी कुछ ठीक ठाक काम करना हो साहित्य में, तो हमें क्या करना चाहिए? अनिल देखिए, अगर आप गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, साहित्य में गुणवत्ता की बात, और आलोचना की अगर आप बात कर रहे हैं, अच्छा साहित्य आगे आए, पाठकों तक पहुँचे, तो हमें अपने समकालीनों को बहुत पढ़ना पड़ेगा और उनके बारे में खुल के चर्चा करनी पड़ेगी। और ऐसी चर्चा करनी पड़ेगी अनिल, जो आपने खुद ही जिक्र किया कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करेंगे क्या, तो ईमान की बात करनी पड़ेगी। साहित्य में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। खराब को खराब बोलने की ताकत लानी पड़ेगी अपने भीतर, और अच्छे को अच्छा बोलने की ताकत लानी पड़ेगी, और अपने स्वार्थों को छोड़कर उन पर काम करना पड़ेगा। और अपने जो अच्छा साहित्य हमारे आसपास है, चाहे वो कहानी हो, चाहे कविता हो, चाहे उपन्यास हो, उन पर बात होनी चाहिए। और अगर कोई और बात नहीं करेगा तो हमको उनका मुंह नहीं ताकना है, हमने स्वयं बात करनी है। एक कवि के ऊपर एक कवि बात नहीं करेगा तो कौन करेगा। हमको वो दूसरे जो आलोचक हैं उनके बारे में नहीं सोचना है। अगर अनिल पांडे को कोई कवि अच्छा लगता है तो अनिल पांडे को आगे लाना पड़ेगा, उस आदमी को बोलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये सारा जो तामझाम है बाकियों का, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको निस्वार्थ होकर, जिस दिन हम सोचेंगे कि हम इस पत्रिका में नहीं छपेंगे यार, हम गलत बात बोलेंगे तो, या हम किसी का विरोध करेंगे तो हम उस पत्रिका का हमको पुरस्कार नहीं मिलेगा। अगर हम विरोध करेंगे तो हमें ये हमारी आलोचना नहीं होगी, हमारे ऊपर पीएचडी नहीं होगी, हमारे ऊपर एमफिल नहीं होगी, उस दिन हम पीछे हट जाएंगे। और हम हाशिए पे जाएंगे एक ज़माना जब आएगा तो। और हमें अनिल इन मठों का पीछा भी छोड़ना पड़ेगा। जो लोग मठों का चक्कर लगा रहे हैं, वो जैसे मठाधीश गायब होगा, वो चक्कर लगाने वाले लोग भी हाशिए पर जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और ये गायब हुए हैं पहले, ये गायब हुए हैं। जो भी मठाधीश निष्क्रिय हुआ अनिल, उसके सारे जो चेले चांटे थे, चमचे थे, वो गायब हुए। ये हिमाचल से लेकर, दिल्ली से लेकर, इलाहाबाद से लेकर, भोपाल से लेकर, जबलपुर से लेकर कलकत्ता तक सभी गायब हुए हैं। ये आप अब नजर नहीं आएंगे ये। तो इसलिए जिन लोगों ने अपने स्वार्थ, देखिए उनके पास जाना तो बुरी बात नहीं है, लेकिन निस्वार्थ आदमी होगा। जिन लोगों ने भी काम किया, पत्रिकाएं चलाई, उन्होंने बड़ा योगदान दिया होगा अपने अपने समय में। लेकिन जिन लोगों ने उनके आसपास जो चमचे इकट्ठे हुए, एक गिरोह बनाया गया और औरों को आगे आने नहीं दिया गया, वो बड़ा घातक था। औरों को जो उपेक्षा की गई है अच्छे लोगों की, अच्छे कवियों की, वो घातक था अनिल। और इसलिए अंतिम बात यह है कि हमको अपने समकालीनों के ऊपर खुलकर बोलना है, खुलकर लिखना है, और जो खराब है उसका खुलकर हमको उसका विरोध करना है। चाहे व्यक्ति हो, साहित्यकार गलत है उसका विरोध करना चाहिए, अगर साहित्य गलत है तो उसका विरोध करना चाहिए। सही बात है सर, हमें बिगाड़ के डर से ईमान की बात कहने से नहीं रुकना चाहिए, और कहना ही पड़ेगा, क्योंकि सवाल निर्माण और सृजन का है। विध्वंस का होता तो हम भी एक पत्थर उठाकर फेंक देते किसी के ऊपर। और भविष्य में ऐसा और लोगों को आप बुलाएं, बातचीत करें, संवाद बहुत ज़रूरी है। हमारे आमंत्रण को आपने स्वीकार किया, बिंब प्रतिबिंब प्रकाशन के आमंत्रण को स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। बिंब प्रतिबिंब प्रकाशन के पेज पर यह पहला आगमन था आपका। हम चाहेंगे कि भविष्य में भी
जल्दी से जल्दी फिर आगमन हो, फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर, किसी राह पर यूं ही बात करते करते। बहुत बहुत आभार, आभार। बहुत